घटना है 16 फरवरी 1943 की। एक हेलाफैक्स बॉम्बर यानी कि ब्रिटिश एयरफोर्स का विमान 6 कमांडोज को लेकर नॉर्वे का बॉर्डर क्रॉस करता है। यह विमान काफी नीचे उड़ रहा था, लेकिन क्यों? ताकि यह जर्मन रेडर्स की पकड़ में ना आ सके। लेकिन यह लोग नॉर्वे में कर क्या रहे थे? तो भाई साहब, यह थे एक मिशन पर, और मिशन था हर हालत में नाजी जर्मनी को एटम बॉम्ब बनाने से रोकना। यह मिशन आसान नहीं था, क्योंकि 3 महीने पहले ही ऑपरेशन फ्रेशमैन फेल हुआ था, जिसमें 2 ब्रिटिश ग्लाइडर खराब मौसम की वजह से नॉर्वे के बॉर्डर एरिया में क्रैश कर गए थे। इस क्रैश में बचने वाले लोगों को जर्मन सोल्जर्स पकड़कर इंट्रोगेट करते हैं। अब क्योंकि इनके पास हथियार और नॉर्वे की करेंसी बरामद होती है, तो इन्हें जासूस समझा जाता है और टॉर्चर करने के बाद गोली मार दी जाती है। अब यहां से जर्मनी को एक बात समझ में आ गई कि अमेरिका और उसके चलेचंट के जर्मनी को बॉम्ब बनाने से रोकने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। लेकिन यहां आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि जर्मनी नॉर्वे में कर क्या रहा था? और यह एटॉमिक बॉम्ब का चक्कर क्या है? मतलब, जर्मनी तो अपने यहां पर भी एटॉमिक बॉम्ब बना सकता था। उसे यह काम करने के लिए नॉर्वे आने की क्या जरूरत थी? क्या इनके बीच में कोई कनेक्शन है? हाँ जी, बिल्कुल है। दरअसल, वरना हाइजनबर्ग और न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े हुए बाकी साइंटिस्ट्स ने यह बात तो पता लगा ली कि यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट करके जबरदस्त एनर्जी क्रिएट की जा सकती है। लेकिन एक समस्या थी, और समस्या यह थी कि इस रिएक्शन को वे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। जैसा कि आप जानते हो, जब एक न्यूट्रॉन यूरेनियम के एटम से टकराता है, तो उससे 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, 3 या 2। अब ये न्यूट्रॉन आसपास के यूरेनियम एटम से टकराते हैं, और यह चेन रिएक्शन ऐसे ही चलती रहती है। अब अगर इसे कंट्रोल ना किया जाए, तो अचानक से निकलने वाली इतनी जबरदस्त ऊर्जा एक बहुत बड़ा धमाका पैदा करेगी। अब यहां पर आप यह सोच रहे होंगे, हाँ, ठीक है, यही तो इनका मकसद था, मतलब धमाका करना। तो जब धमाका हो ही रहा था, तो इसमें दिक्कत कहां थी? दिक्कत थी, भाई साहब, दिक्कत थी। एक तो यूरेनियम पहले से ही नखरीली, मतलब अनस्टेबल, और ऊपर से अगर इसे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट ना मिले, तो इसका क्या भरोसा? यह तो कभी भी कह देगा, भैया मैं तो फटेगा, तो यह इसे बनाने वालों को भी ले उड़ेगा। अब देखो, जर्मनी अपने एटम बॉम्ब के अंदर प्लूटोनियम का इस्तेमाल करना चाहता था। प्लूटोनियम तो भरपूर मात्रा में नेचर में मिलता ना, और इसे बनाने का तरीका था न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, यानी कि न्यूट्रॉन की बमबारी किस पर? यूरेनियम 238 पर। अब जब आप न्यूट्रॉन की बमबारी करोगे, यानी कि न्यूट्रॉन्स दे दे के मारोगे, तो इस रिएक्शन को कंट्रोल करने में बड़ी दिक्कत थी। अब इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए चाहिए था एक मॉडरेटर, जो था डीओ। और अगर यह रिएक्शन कंट्रोल हो जाए, तब मिलेगा इससे प्लूटोनियम, और फिर यह प्लूटोनियम इस्तेमाल होगा एटम बॉम्ब बनाने में। और इसको कहते हैं न्यूक्लियर एनरिचमेंट। अब इसमें भी एक समस्या थी, डीओ नेचर में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, आसानी से नहीं मिलता। लेकिन डीओ को आर्टिफिशियल बनाया जा सकता है, और यही डीओ नॉर्वे के हाइड्रो पावर प्लांट में बनाया जा रहा था। लेकिन ये नॉर्वे वाले डीओ का कर क्या रहे थे? देखो, डीओ फर्टिलाइजर बनाने में भी इस्तेमाल होता है। अब जैसे ही ये खबर जर्मनी के कानों तक पहुंची कि नॉर्वे के पावर प्लांट में डीओ बनाया जा रहा है, तो भैया अपनी फौज लेकर चढ़ गए नॉर्वे की छाती पर और पावर प्लांट पर कब्जा कर लिया, मतलब काफी बड़ा एरिया कब्जा लिया था। लेकिन एक और समस्या आ गई। नॉर्वे वालों को पहले से ही पता था कि भैया, जर्मनी जो है, कभी भी अपनी फौज लेकर इस पावर प्लांट को कब्जा ले लेगा। ये लोग बहुत तेज निकले। इन्होंने क्या काम किया? सारा हैवी वाटर, जितना भी इनके पास था, यहां से स्मगल करके, मतलब अपने देश से बाहर निकाल दिया, नॉर्वे से बाहर निकाल दिया। जर्मनी को एक बूंद भी हाथ ना लगी।
अब आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा कि क्या ये जर्मनी वाले खाद पानी इस्तेमाल नहीं करते थे? क्या मतलब, पेड़ों का खाद पानी, फर्टिलाइजर वगैरह? ये अपने देश में भी तो हैवी वाटर बना सकते थे। देखो, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। दरअसल, नॉर्वे दुनिया का पहला और इकलौता देश था जो आर्टिफिशियली डीओ बना पा रहा था, मतलब इन्हें वो टेक्नोलॉजी मिल गई थी और जर्मनी के पास ये टेक्नोलॉजी थी नहीं। तो ऑप्शन क्या बचता है? एक ही बचता है, मतलब जो चीज अपने पास नहीं है उसे छीन लो। और यही काम करने ये वहां पहुंच गए। अब ये नॉर्वे के पावर प्लांट में घुस तो गए, लेकिन इन्हें पानी ना मिला। पर इन्हें वो टेक्नोलॉजी जरूर मिल गई जिससे हैवी वाटर बनाया जा सके। और इन्होंने अपने वैज्ञानिक लगाकर हैवी वाटर की प्रोडक्शन को शुरू कर दिया। अब ये खबर अमेरिका भी जा पहुंची। लेकिन अमेरिका और उसके जो चेले थे, ये बात उन्हें मालूम थी कि अमेरिका खुद भी एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। तो वो अपने स्पेशल फोर्सेस के टेक्नोलॉजी किसी चीज को सुरक्षा दे सकती थी, वो यहां पर इस्तेमाल की जा रही थी। यहां तक कि 400 मिलिट्री डॉग्स हर समय इस पावर प्लांट की पहरेदारी में लगे हुए थे। इस पावर प्लांट में किसी भी तरीके से डायरेक्ट एंट्री नामुमकिन थी। लेकिन इन कमांडोज के पास एक तुरुप का इक्का था, यानी एक इनसाइड मैन, जिसे अपने यहाँ की लोकल भाषा में घर का भेदी कहते हैं। और यह आदमी था यमारेन था। और वो थी एक रेलवे लाइन, जो कि पहाड़ों में से होते हुए सीधा इस कंपाउंड में जर्मन सैनिकों के लिए सप्लाई लेकर आया करती थी। एक मजे की बात सुनो, अगर आपने पहली कैप्टन अमेरिका मूवी देखी है, तो उसमें जो वो रेलवे लाइन वाला सीन था ना, वो मार्वल वालों ने यहीं से कॉपी किया था। आपको क्या लगता है, ये सब ओरिजिनल है? नहीं भैया, क्रिएटिविटी के नाम पर हर चीज इंस्पिरेशनल है। सब एक दूसरे से प्रेरणा लेकर कॉपी मार रहे हैं। हम भी उसी भीड़ में लगे पड़े हैं। आगे चलते हैं। अब ये ट्रेन जिस एंट्री गेट से अंदर जाती थी, वहां पर सिक्योरिटी के नाम पर सिर्फ 2 ही गार्ड थे, और वो भी रात के 12 बजे शिफ्ट बदलते थे। अब ये कमांडो 100 मीटर की दूरी पर रात के 12 बजने का इंतजार करते हैं। ये लोग अपने सारे इक्विपमेंट, जैसे कि घड़ी, नाइफ, हैंड ग्रेनेड, एक्सप्लोजिव्स, मशीन गन्स, यू नेम इट एंड दे गॉट इट। हर चीज जो इनके पास होनी चाहिए, वो सब था इनके पास। फिर जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं और गार्ड्स अपनी शिफ्ट चेंज करते हैं, ये लोग तार काट कर अंदर घुस जाते हैं। अब यहां से 2 टीमों में अलग होते हैं, टीम और टीम बी। टीम का काम था हेवी वाटर स्टोरेज डिपो और मशीनरी को बम से उड़ाना। और टीम बी का काम था कि अगर वे पकड़े जाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा डैमेज करना, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर मरना। अब देखो, आपके दिमाग में यह चीज आ रही होगी कि आखिर जो पहरे पर डॉग्स थे, वो इनकी महक को डिटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे थे? वो मैं बाद में बताऊंगा, उसके पीछे भी कारण है। पहले जरा इस मिशन को निपटा लेते हैं। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं। दोनों टीम अलग हो चुकी हैं। टीम बेसमेंट की तरफ बढ़ती है, लेकिन बेसमेंट के दरवाजे बंद थे। लेकिन जैसा कि इन्हें पहले ही बता दिया गया था कि बेसमेंट में एक केबल डक्ट जा रहा है, तो ये डक्ट के रास्ते होते हुए बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। अब लैब के अंदर सिर्फ 2 ही लोग थे। ये जल्दी से उनका काम तमाम करके पूरी लैब के अंदर हर जगह एक्सप्लोजिव्स लगा देते हैं। टीम A जिस रास्ते से आई थी, उसी रास्ते से बाहर जाकर टीम बी के साथ मिलती है। ठीक 12 मिनट बाद धमाका होता है। लेकिन धमाके की आवाज बाहर तक नहीं आती, क्योंकि जिस हेवी कंक्रीट से बेसमेंट बनाया गया था, उसने इस धमाके की आवाज को मफल कर दिया, यानी दबा दिया। अब इसका फायदा यह हुआ कि कमांडोज को वहां से निकलने के लिए समय मिल गया। यानी जर्मन मिलिट्री को लेट पता लगेगा कि आखिर यहां हुआ क्या है। अब जितनी देर टीम अंदर एक्सप्लोजिव्स लगा रही थी,
उतनी देर में टीम बी ने जर्मन मिलिट्री के हथियारखाने, ट्रक्स, कार्स और रेस्ट रूम, विश्राम करने की जगह को उड़ाने की पूरी तैयारी कर ली थी। ये लोग जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से बाहर निकल जाते हैं, और जब धमाका होता है चारों तरफ सायरन बजने लगते हैं। लेकिन तब तक ये लोग रात के अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से सुरक्षित बाहर निकल चुके होते हैं। इनका मिशन 100% सक्सेसफुल रहा था। लेकिन क्या इससे हिटलर का न्यूक्लियर प्रोग्राम रुक गया? अगर आप यह सोच रहे हो कि इस घटना ने हिटलर को एटॉमिक बॉम्ब बनाने से रोक दिया होगा, तो नहीं भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं। दरअसल इस घटना के बाद हिटलर ने दिन रात एक करके पावर प्लांट को रिपेयर करवाया और दोबारा हेवी वाटर की प्रोडक्शन चालू कर दी। अब जाहिर सी बात है कि यह खबर छुपेगी थोड़ी, लेकिन यह भी तय था कि अब की बार पावर प्लांट पर हमला नहीं हो पाएगा। कमांडोज का नया प्लान। तो नॉर्वे की आर्मी के कमांडोज ने एक नया प्लान बनाया। जब हिटलर यहां से हेवी वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा, यानी जर्मनी भेजेगा, तब उस जहाज को ही उड़ा दिया जाएगा जिसमें डीओ यानी हेवी वाटर ले जाया जा रहा होगा। और ऐसा ही हुआ। हिटलर का एटॉमिक बॉम्ब सपना कैसे टूट गया? इन सभी कारनामों ने हिटलर के न्यूक्लियर बॉम्ब के सपने को इतना डिले कर दिया कि अमेरिका इस रेस में आगे निकल गया। हिटलर की हार होती है। अमेरिका जापान पर एटम बॉम्ब गिराता है। युद्ध खत्म हो जाता है। यह ऑपरेशन वर्ल्ड मिलिट्री के इतिहास के टॉप ऑपरेशंस में से एक था। इसका नाम था ऑपरेशन गनरसाइड। अब कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स पर बात कर लेते हैं। आखिर हिटलर एटॉमिक बॉम्ब के कितने करीब था? जो डाटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है उसके हिसाब से हिटलर को मात्र 1 बैरल हेवी वाटर डीओ और चाहिए था। अगर वह उसे समय से मिल जाता तो हिटलर अमेरिका से पहले न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट कर देता। मतलब सारी सामग्री तैयार हो चुकी थी, बस हवन चढ़ाना बाकी था। लेकिन भला हो उन 6 कमांडोज का जिन्होंने हिटलर के इरादों पर पानी फेर दिया। डीओ क्या होता है? डीओ भी पानी है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटेरियम होता है, जिसके पास 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अब सवाल उठता है, यह मॉडरेटर की तरह कैसे काम करता है? जब यूरेनियम का फिशन होता है तो उससे निकलने वाले न्यूट्रॉन को यह धीमा कर देता है, इतना स्लो कर देता है कि अब इन न्यूट्रॉन्स में इतनी एनर्जी नहीं बचती कि वे दूसरे यूरेनियम एटम से टकराकर उसे तोड़ पाएं, यानी डीओ उनकी एनर्जी कम कर देता है। अब सवाल आता है, पावर प्लांट का इससे क्या लेना देना? आप सोच रहे होंगे कि पावर प्लांट तो बिजली बनाने के काम आता है, तो यहां डीओ क्या कर रहा था? तो देखो, ध्यान से सुनो। साधारण पानी को इलेक्ट्रोलिसिस करके उसमें से डीओ को अलग किया जा सकता है। लेकिन हजारों लीटर पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद भी सिर्फ कुछ मिलीलीटर प्योर डीओ ही मिलता है। जाहिर सी बात है, जहां आपने बांध बना रखा होगा वहां पानी की कोई कमी नहीं होगी। और आमतौर पर जहां बांध बनाया जाता है वहां बिजली बनाई जाती है, यानी हाइड्रो पावर प्लांट। यही वजह थी कि नॉर्वे की गवर्नमेंट अपने फर्टिलाइजर के लिए डीओ कलेक्ट कर रही थी। डीओ का असली रोल न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन एक ऐसा तरीका है जिससे आप एलिमेंट्स को आर्टिफिशियली बना सकते हो। अब यूरेनियम को प्लूटोनियम में बदलने के लिए आपको न्यूट्रॉन फेंक फेंक कर मारने पड़ेंगे। लेकिन कितने न्यूट्रॉन उस यूरेनियम के एटम से जाकर टकराएंगे, इसे कंट्रोल करने के लिए आपको एक मॉडरेटर चाहिए। यहीं पर आता है डीओ, हेवी वाटर। डीओ एक मॉडरेटर की तरह काम करता है और न्यूट्रॉन्स को स्लो कर देता है ताकि न्यूक्लियर फिशन कंट्रोल में रहे। अब बात करते हैं उस केमिकल की जिससे इन कमांडोज ने डॉग्स को चकमा दिया। सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। अगर आप सरसों का तेल जरा सा लगाकर किसी डॉग के पास जाओ तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि डॉग्स मस्टर्ड ऑयल को पसंद नहीं करते। अब सवाल यह है,
क्या यही केमिकल इन कमांडोज ने इस्तेमाल किया था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और आपको क्या लगता है, ऐसी चीजों की पूरी जानकारी खुलेआम दी जा सकती है? बिल्कुल नहीं।